नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल्य एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से आगे की, यानी कि सुभाष चंद्र बोस हो गए या फिर वेवेल योजना हो गई या कैबिनेट मिशन हो गया या संविधान सभा का गठन हो गया। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक आपके रह जाए या हो सकता है ये सारे के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाए। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। अगर कुछ टॉपिक रह जाते हैं तो उनको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सारे टॉपिक हो जाते हैं तो फिर अगले लेक्चर में कुछ और बात करेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सामान्य जानकारी जो है वह आपको दे दी गई थी। फिर चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या आज़ाद हिंद फौज हो, इन सब के बारे में सारी जानकारी आपको पिछले लेक्चरों के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी गई थी। तो इस लेक्चर में हम लोग सीधा प्रश्नों की तरफ चलेंगे और प्रश्नों के माध्यम से ही बात करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ राज्य हैं या कुछ स्टेट हैं जिनके नाम आपको वर्तमान के जानना ज़रूरी है। जैसे कि मलक्का का वर्तमान नाम मलेशिया है। डीडिंग जो है यह वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक ज़िला है। पेनांग वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। सिंगापुर अगस्त 1963 में इसके स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर जो है वह मलेशिया का अंग बन गया था। लेकिन आगे चल कर के 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा इसको मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया था और इसी के साथ सिंगापुर जो है वह एक स्वतंत्र देश बन गया था। लेकिन जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था तब वह मलय या मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था। तो फिलहाल यह छोटी सी बात थी। आइए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात कर लेते हैं हमारे इस चैप्टर के प्रथम प्रश्न के बारे में, जो कि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है ए कटक, बी कलकत्ता, सी मिदनापुर या डी मुर्शिदाबाद। चलिए, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1920 में यह भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देते हुए इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1941 में जर्मनी गए और 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और प्रायः इनको सभी नेताजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ने और कांग्रेस के सदस्य का पद छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में की थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा सेम प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में की थी। नेक्स्ट, INA इंडियन नेशनल आर्मी मानसिक पुत्र था। पहला ज्ञानी प्रीतम सिंह का, दूसरा मोहन सिंह का, तीसरा सुभाष चंद्र बोस का या चौथा मेजर आई वाची फुजीवारा का। नीचे कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर देना है। कूट है ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 3 या डी 1 और 4। चलिए, INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है वह ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईची फुजीवारा का मानसिक पुत्र था। इनके दिमाग की यह उपज थी। हुआ क्या था कि देखिए, छोटी सी बात फिर से आपको बता दूं, तो जब भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था तो इन्हीं को मिला करके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। यह सारी चीज़ें जानते हैं आप लोग।
इसके बारे में प्लान बनाया था ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फुजीवारा ने। फिलहाल दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जो है यह जापानी सेना से पराजित होती है। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, लेकिन बैंकॉक के निवासी सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह जो है यह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक से भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। बैंकॉक से भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए जा रहे थे। प्रीतम सिंह ने जापान के सहयोग से भारतीय सेना का गठन किया। देखिए, जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। ठीक है, दिसंबर 1941 में यह सहमत हो गए और फरवरी-मार्च 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसे जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि आईएनए का विचार सूत्र जो है यह ज्ञानी प्रीतम सिंह और आईवाची फुजीवारा ने दिया था, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने इसको अपना प्रथम और साहसिक नेतृत्व प्रदान करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. मोहन सिंह, सी. चंद्रशेखर या डी. भगत। तो यहाँ पर न ज्ञानी प्रीतम सिंह का नाम है, ना कि जापानी मेजर फुजीवारा का नाम है। तो आप डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आसानी से कर सकते हैं और यह आपका सही भी होगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह ने सुझाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना या फिर आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए. 1941, बी. 1942, देखिए ए. 1940, बी. 1941, सी. 1942 या डी. 1943। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय सेना या फिर आईएनए का गठन फरवरी-मार्च 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। देखिए, व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी ने मार्च-अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय एवं अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है, देखिए आसानी से समझिए। सितंबर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की औपचारिक घोषणा की गई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं। देखिए, उसी समय मलय क्षेत्र में एक संगठन कार्य कर रहा था जिसका नाम था ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। तो ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और एक अन्य संगठन बन गया ना, इंडियन नेशनल आर्मी। अब इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत थी, तो इस हेतु एक बैंकॉक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें एक काउंसिल ऑफ एक्शन और एक प्रतिनिधित्व समिति के गठन का विचार प्रस्तावित किया गया, जिसके माध्यम से इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय का कार्य संपन्न किया गया।
जिसमें रास बिहारी बोस जो है वह काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि केपी मेनन, निद्दाम राघवन नागरिक सदस्य बनाए गए और मोहन सिंह एवं गिलानी इसके सैनिक सदस्य थे। जापानियों के मोहन सिंह से वैचारिक मतभेद होने के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी थी, लेकिन रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से हटा दिया और बाद में मोहन सिंह को जापानी सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब आईएनए के अध्यक्ष का पद जो है वह खाली हो चुका था। ठीक है, तो आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के नेतृत्व को ग्रहण किया और सुविधा के लिए हम लोग इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानते हैं और इसे ही हम हिंदी में आज़ाद हिंद फौज के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पूछा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था ए मोहन सिंह, बी प्रीतम सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस या डी शाहनवाज। तो आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रथम सेनापति थे वह थे मोहन सिंह। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 को, 8 अगस्त 1942 को, सी 21 अक्टूबर 1943 या डी 18 फरवरी 1946। चलिए, तो आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, देखिए 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार या आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के स्थापना की घोषणा की थी ए 21 अक्टूबर 1943, बी 22 अक्टूबर 1943, सी 23 अक्टूबर 1943 या डी 24 अक्टूबर 1943। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार के स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की थी। इसको आज़ाद हिंद सरकार के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई ए जापान में, बी तत्कालीन बर्मा में, सी सिंगापुर में या फिर डी तत्कालीन मलय में। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो है वह तत्कालीन मलय क्षेत्र में अस्तित्व में आई थी। हालांकि यह सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी, लेकिन सिंगापुर उस समय मलय का ही एक भाग था या मलय क्षेत्र का ही एक भाग था। ठीक है, देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया, किंतु तब सिंगापुर द्वीप जो है यह ब्रिटिश मलय क्षेत्र का ही एक अंग था। ब्रिटिश मलय में के 3 भाग थे उस समय, फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्ट्रेटस मलय। तीसरे यानी स्ट्रेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जिनमें शामिल था मलक्का, डिडिंग, पेनांग और सिंगापुर। सिंगापुर को अंग्रेज़ों ने 1963 में स्वतंत्र कर दिया था और सिंगापुर इसी स्वतंत्रता के बाद फिर से अपनी पूर्ववर्त अवस्था यानी कि मलय क्षेत्र या मलेशिया का अंग बन गया। ठीक है, 16 सितंबर 1963 को। लेकिन आगे चल कर के 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित करते हुए सिंगापुर को मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया और इसी दिन यानी कि 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, चलिए किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ए बटुकेश्वर दत्त, बी रास बिहारी बोस, सी राम प्रसाद बिस्मिल या डी सूर्यसेन। दिल्ली षड्यंत्र के बाद ही रास बिहारी बोस भाग गए थे जापान, याद होगा आप लोगों को। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग प्रदान किया था रास बिहारी बोस ने। चलिए देखिए, रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्षता के पद से भी त्यागपत्र दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति भी इन्हीं के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, आज़ाद कब किया गया था बताइए? अभी अभी बात हुई ना, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के नेतृत्व को ग्रहण किया था। ठीक है, ध्यान रखा करिए। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? ए टोक्यो, बी रंगून, सी बर्लिन, डी दिल्ली। तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान या हेडक्वार्टर था वह था रंगून में। ठीक है, 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो हेडक्वार्टर था इसको सिंगापुर से स्थानांतरित करते हुए रंगून कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? ए रशीद अली, बी शहनवाज, सी पी के सहगल या डी बी सी दत्त। चलिए देखिए, बी सी दत्त एक क्या कहते हैं उसको, शाही नौसेना का एक कर्मचारी था या एक अधिकारी था जिसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नाविकों के यानी कि जो नौसैनिक जहाज़ थे उन जहाज़ की दीवारों पर भारत छोड़ो का नारा लिखा गया था और इस कारण इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसी दरमियान जो है नाविक विद्रोह भी हुए थे या नौसैनिक विद्रोह हुए थे या इसको शाही नौसेना विद्रोह भी कहा जाता था, जो कि संपन्न हुआ था। अभी तो हम 45 में हैं, इसके बारे में आ गई है बात, तो अभी चलिए वहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, जब इसके बारे में प्रश्न आएगा तब यह जानते चलिए कि बी सी दत्त जो है वह शाही नौसेना का एक कर्मचारी था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि उसने भारत छोड़ो आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ब्रिटिश जहाज़ों या शाही नौसेना के जहाज़ों पर भारत छोड़ो का नारा लिखा था। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बी सी दत्त जो है यह नहीं जुड़े हुए थे आईएनए से। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में इन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह और शहनवाज को फांसी की सज़ा हुई और राशिद अली या रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। तो सुभाष चंद्र बोस का यह नारा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उल्टा बोलने जा रहा था मैं। देखिए, इस बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था, अगर उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो दरअसल 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद जो है आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था और सरकार ने इन सभी सैनिकों पर, चूँकि ये पूर्व में ब्रिटिश सेना के ही सैनिक थे, इस कारण इन सभी सैनिकों पर सरकार की निष्ठा का शपथ तोड़ने का आरोप लगाते हुए लाल किले पर इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जिसको कि इसी के नाम से यानी कि लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत एवं जांच समिति का गठन किया। राहत एवं जांच समिति का गठन भी किया था। ठीक है, बचाव पक्ष के वकीलों की अगर बात करें तो बचाव पक्ष के वकीलों में जो भूला भाई देसाई थे वह सबसे प्रमुख थे और इनके सहयोग के लिए तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू और जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की थी। लगभग 45 साल बाद इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वह कोर्ट के अंदर बहस के लिए शामिल हुए थे। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल को दोषी पाया गया और शहनवाज को भी दोषी पाया गया और कोर्ट मार्शल ने इन्हें फांसी की सज़ा
सुनाई थी। ठीक है, कोर्ट के द्वारा इन सबको फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन तत्कालीन जो वायसराय था ना, लॉर्ड वेवल, वह बहुत चालाक था। उसे पता था कि परिस्थितियां ऐसा ना हो कि अब और अधिक गंभीर हो जाए। ठीक है, इसीलिए उसने तुरंत इन सभी के दंड को क्षमा प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, या इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, सिंगापुर या तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया, किंतु अभी प्राणों की आहुति बाकी है। आज़ादी को आज हमें अपना शीश फल चढ़ा देने वाला पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। थोड़ा जोश से नहीं पढ़ पाया ना, मुझे भी लग रहा है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। ए जयप्रकाश नारायण, बी बैकुंठ शुक्ल, सी शीलभद्र याजी, या डी राम नारायण प्रसाद, अथवा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी स्पेशल यानी कि बिहार स्पेशल यह प्रश्न आता है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी देखिए, यह बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों से ही जुड़े हुए थे। शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए के आंदोलन में भी ये इनके साथ साथ ही रहे थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। ए लाला हरदयाल, बी रास बिहारी बोस, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी वीडी सावरकर। अब हम आईएनए के पीछे की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। दरअसल जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ से भागकर गए थे, ठीक है, तो 3 अप्रैल 1941 को यह बर्लिन पहुँच गए थे या जर्मनी पहुँच गए थे। 6 माह बाद जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से इन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, और जहाँ पर यह भारत की आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते और भाषण देते थे। 1941 के अंत में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की भी सहमति प्रदान कर दी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तर अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों के दल का गठन किया था, और इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। ए रास बिहारी बोस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी लक्ष्मी स्वामीनाथन, या डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट हो गया, या सुभाष ब्रिगेड हो गया, या नेहरू ब्रिगेड हो गया, अथवा गांधी ब्रिगेड हो गया। यह सब 1943 के बाद पुनर्गठित आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की अलग अलग रेजिमेंट थी। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिलहाल लक्ष्मी सहगल जो है वह आज़ाद हिंद फौज के महिला ब्रिगेड की कमांडर थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ए महात्मा गांधी, बी राम मनोहर लोहिया, सी रविंद्रनाथ टैगोर, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, इस जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। उस समय कहा था जब यह 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का भी देशभक्त की संज्ञा प्रदान की थी या उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट,
जय हिंद किसका नारा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह या डी बीजी तिलक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जय हिंद जो है यह सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नारा है। ठीक है, यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग होता था। फिलहाल आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ए 12 नवंबर 1945, सी 11 नवंबर 1945, डी 5 नवंबर 1945 या डी 10 नवंबर 1945। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद दिवस मनाया गया था। देखिए, 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया और 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। यह सब कुछ उस समय किया जा रहा था जब इनको गिरफ्तार कर इन पर मुकदमे चलाने का प्रयास किया जा रहा था, इनको सजा देने का प्रावधान किया जा रहा था। इस दौरान इन सब के विरोध में यह सारी प्रक्रिया पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही थी। ठीक है, इसको सभी लोगों के द्वारा समर्थन भी प्राप्त था, क्योंकि इस दौरान एक सिख यानी कि गुरबख्श सिंह, एक मुसलमान यानी कि शहनवाज और एक हिंदू यानी कि बताइए कौन था? पीके सहगल इसमें शामिल थे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पीके सहगल नहीं, प्रेम सहगल थे। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास की सज़ा का दंड दिया गया? तो यह हमने देखा है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई थी। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया। 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शहनवाज को फांसी की सज़ा, राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरोड़ा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू जो है वह प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंततः विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए इनके मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? ए गुरदयाल सिंह, बी प्रेम सहगल, सी मोहन सिंह या डी शहनवाज। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह को तो जापानी सैनिकों के द्वारा ही फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्होंने लाल किले मुकदमे पर इनका सामना नहीं किया था। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें एक हिंदू प्रेम सहगल, एक मुसलमान शहनवाज, एक सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लक को अभियुक्त बनाया गया। बचाव पक्ष की ओर से भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू प्रमुख वकील थे। नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना लबादा इसी समय पहना था और इस देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, यह अध्यक्षता की गई थी वकीलों के पैनल की भूला भाई देसाई के द्वारा। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ए CR दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू। तो कौन कौन था? नेतृत्व किया भूला भाई देसाई ने और शामिल थे इस पैनल में KN काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई तो नेतृत्व ही कर रहे थे अरोड़ा आसफ अली। ठीक है, तो इसमें कौन सा इसमें शामिल है? ऑप्शन नंबर डी, सर तेज बहादुर सप्रू।
अगला प्रश्न है कि 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो नहीं की थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील हैं? तो आईएनए मुकदमे के वकील निम्नलिखित में से हैं भूला भाई देसाई। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया, तो यह चलाया गया था नवंबर 1945 में। अगला प्रश्न, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में। नेक्स्ट, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। पहला वेवल योजना, दूसरा शिमला सम्मेलन, तीसरा नौसेना विद्रोह और चौथा आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। आपको इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4, डी 1 3 4, ई 1 2 3 4। चलिए, तो इन सब के बारे में हम लोग पहले थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल शाही नौसेना विद्रोह के बारे में शुरुआत करते हैं। यह विद्रोह हुआ था 18 से 23 फरवरी 1946 के मध्य। ठीक है, देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में। ठीक है, दरअसल जो भारतीय नौसैनिक थे उनके साथ अंग्रेज़ों द्वारा नस्लवादी भेदभाव किया जाता था और उनको जो भोजन दिया जाता था उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब हुआ करती थी। विद्रोह की शुरुआत हुई नौसैनिक जहाज HMIS तलवार से। ठीक है, मुंबई का यह नौसैनिक बेड़ा था या नौसैनिक जहाज था HMIS तलवार। ठीक है, इस पे तैनात लगभग 1100 नाविकों ने हड़ताल की शुरुआत कर दी और इसमें इनको सहयोग मिला कराची के भी नौसैनिकों का, यानी बम्बई और कराची के नौसैनिकों ने विद्रोह को शुरू कर दिया। कब? 18 फरवरी से। किस जहाज़ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो HMIS तलवार से। ठीक है, और सैनिकों की यह भी मांग थी, देखिए, खराब भोजन और नस्ली भेदभाव तो समाप्त करवाना ही था इनको, और साथ ही साथ इनकी प्रमुख जो मांग थी वह यह थी कि BC दत्त, जिसके बारे में हमने बात किया ना, BC दत्त, इनको, कौन था ये BC दत्त? इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया था नौसैनिक जहाज़ों की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में। तो सैनिक यह मांग कर रहे थे कि आप BC दत्त को रिहा कीजिए। ठीक है, और इस नौसेना विद्रोह के दौरान जो है इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हूँ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि अनेक अन्य नारे लगाए गए थे। और इसके समर्थन में बम्बई में मजदूरों के द्वारा एक हड़ताल का भी आयोजन किया गया था, जो कि वास्तव में और वास्तविक रूप में बहुत बड़ा हड़ताल हुआ था। और इस हड़ताल के दौरान मजदूरों ने 3 झंडा एक साथ लेकर के चला। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस आंदोलन के दौरान मजदूरों के द्वारा 3 झंडा अपने साथ लेकर के चला गया, जिसमें एक तो था कांग्रेस का झंडा। ठीक है, एक कांग्रेस का झंडा था तिरंगा, दूसरा था मुस्लिम लीग का हरा झंडा और तीसरा था कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। ठीक है, अब क्योंकि यह विद्रोह इतना व्यापक हो चुका था और देश धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों के साथ साथ आज़ाद होने के लिए अग्रसरित हो रहा था या आज़ाद होने के कगार पर पहुंच रहा था। ठीक है, तो इसी दौरान इस देशव्यापी विरोध से ऐसा ना हो कि सैनिकों में हमेशा के लिए गलत संदेश चला जाए, वो कभी भी विद्रोह या विरोध की शुरुआत कर दें, तो इसमें हस्तक्षेप किया वल्लभ भाई पटेल ने। अब वल्लभ भाई पटेल हुए और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने सैनिकों को कन्विंस किया कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। ठीक है, तब इनके
निवेदन और अनुरोध के पश्चात इन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन आत्मसमर्पण करते हुए भी इन भारतीय नौसैनिकों के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई वह इस प्रकार थी कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ठीक है, तो फिलहाल यह था, ऐसा था कुछ आपका नौसेना विद्रोह। ठीक है, वेवेल योजना के बारे में थोड़ा जानते हैं और थोड़ा समझते हैं। देखिए हुआ क्या था, बताइए। आप लोगों को इसके बारे में भी मैंने बताया है, वेवेल योजना के बारे में भी या शिमला सम्मेलन के बारे में भी। तो इन दोनों के साथ इन दोनों को एक साथ शुरू करते हैं। देखिए अक्टूबर 1943 का समय था। ठीक है, अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों की जगह लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर के आ गए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का दौर चल रहा था और स्थिति जो है वह भारत में अत्यधिक तनावपूर्ण जो थी वह व्याप्त थी। ठीक, अब 14 जून 1945, ठीक है, 14 जून 1945 को वेवेल के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई जिसको इन्हीं के नाम से, वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। कब? 14 जून 1945 को। ठीक है, अब इसमें प्रस्ताव क्या क्या था? तो इसमें कहा गया था कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रस्ताव नंबर 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रस्ताव नंबर 1 कुछ इस प्रकार से था कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सभी सदस्य जो है वह भारतीय होंगे। किसके किसके अलावा? वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा। ठीक है, कार्यकारी परिषद को एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक देश का शासन चलाने के लिए स्थायी संविधान पर आम सहमति, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच काफ़ी मतभेद चल रहा था ना उस समय, तो तब तक इस कार्यकारी परिषद को एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर चलाया जाएगा जब तक कि एक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं बन जाती है। अब इसी 14 जून 1945 की वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए जून 1945 में ही शिमला सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, शिमला सम्मेलन में 21 भारतीय नेता शामिल हुए। ठीक है, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, अब सम्मेलन में जिन्ना ने वायसराय की कार्यकारिणी में, सम्मेलन में जिन्ना के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया कि आप ऐसा करिए कि ठीक है हम सहमत हैं, लेकिन वायसराय की कार्यकारिणी में जो भी मुस्लिम सदस्य हो ना, वह सभी के सभी मुस्लिम लीग से शामिल किए जाएं। ठीक है, अब इनका मानना था कि मुस्लिम लीग जो है वह देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था थी। अब यह प्रस्ताव जो है मुस्लिम लीग का इस सम्मेलन की असफलता का सबसे प्रमुख कारण ही बन गया। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे उस दौरान। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक धर्म या जाति के आधार पर गठित होकर के स्वघोषित रूप से अपने आप को उस धर्म और जाति का एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बोल सकते हैं। आपके अलावा भी कुछ अन्य लोग हैं, कुछ और संस्थाएं, कुछ और संगठन हैं जो कार्य कर रही हैं। इन्हीं प्रस्तावों या इन्हीं के कारण प्रमुखतया यह सम्मेलन जो है वह शिमला सम्मेलन विफल हुआ। ठीक है, इस दौरान गांधी जी भी शिमला में ही थे। ठीक है, भाई अपना मौके बेमौके हर जगह रहता है जानकारी लेने के लिए। ठीक है, तो गांधी जी भी इस दौरान शिमला में ही थे, लेकिन वे इस शिमला सम्मेलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। यह चीज़ आप अच्छे से नोटिस करते रहिएगा और अपने दिमाग में इसको बसाए रखिएगा। और अब आगे की अगर बात करें तो नौसेना क्या कहते हैं, आज़ाद हिंद फौज मुकदमे के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। तो अब बताइए कि विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? अब नहीं बताएंगे तो अन्याय होगा। देखिए 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वेवेल योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य चला। नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 के मध्य हुआ और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा नवंबर 1945 में चलाया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था?
ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सी आर दास, सी बी सी पाल या डी बाल गंगाधर तिलक। तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे देशबंधु चित्तरंजन दास या फिर सी आर दास। अंतिम प्रश्न इस चैप्टर से, यहीं पर इस लेक्चर को रोक देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है मेरे ख्याल से या कुछ रह गया है। इसके बाद जो चीज़ें हैं ना उनको एक लेक्चर में करने पे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इस कारण से इसको यहीं पर रोक देते हैं। पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरोजिनी नायडू, सी मौलाना आज़ाद या डी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, विकल्प नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक होती, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई थी, ठीक है, जिसमें कुछ सदस्य शामिल हुए थे और इस दौरान एक सदस्य ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवादी विरोध को एक निश्चित रुख प्रदान करते हुए यह घोषणा की थी या इस घोषणा के मत में समर्थन जुटाया था कि यदि भारत में इस प्रकार की स्थिति व्याप्त होती है तो वह जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जो है वह शुरू कर देंगे। गुरिल्ला युद्ध यानी छुप करके वार करना, आना, हमला करना, मारकाट करना और फिर वापस से गायब हो जाना, ठीक है। और अपनी इस योजना के पक्ष में वह बहुमत जुटाने में भी सक्षम हो गए थे। तो यह था ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव और इन्होंने बहुमत भी प्राप्त कर लिया था। तो फिलहाल नेक्स्ट और अगले लेक्चर में हम कैबिनेट मिशन योजना और इसके आगे की अन्य चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।